नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 23, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आई? नियंत्रण और समन्वय, यानी कि हमारे पूरे शरीर के ऊपर या फिर कोई भी चीज़ जो हमें बाहर से प्राप्त हो रही है, कोई भी ऐसा संदेश या कोई भी आवेग, उसके अगेंस्ट हम कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको चाटा मारा, आपको चाटा मारते ही आपके आंखों से आंसू पड़ गए, या फिर हो सकता है कि कोई एक आदमी किसी को चाटा मारे तो बदले में उसको भी चाटा मिल जाए, या फिर आपने किसी वस्तु को छुआ, कोई गर्म वस्तु आपने छू तो एकदम से झटक के आपने अपना हाथ हटाया। कोई भी चोट आपको लगी तो उससे आपको दर्द हो रहा है तो आप रो रहे हैं। मतलब ऐसे तरह तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। इन सब पे किसका नियंत्रण होता है? अपने दिमाग का। सिंपल सी बात है कि हमारा जो पूरा दिमाग है वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। अब ये जो पूरा नियंत्रण है यह किसी न किसी सिस्टम के द्वारा, किसी न किसी तंत्र के द्वारा होता होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना तंत्र के सारी क्रियाविधि हो जाती होगी। तो जो तंत्र अपने दिमाग से जुड़ा हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर इसी तंत्रिका तंत्र की इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बाहर से आवेगों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि किसी ने सुई चुभोई, सुई चुभोने से आपने उसका हाथ वहाँ से हटा दिया, गर्म वस्तु को छूने पे आपने अपना हाथ हटा लिया। इस तरीके से आप प्रतिक्रियाएं करते हो। तो ये जो सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, जब भी कोई आप आवेग ग्रहण कर रहे हो वो आपके दिमाग तक जा रहा है, दिमाग से उसके लिए कोई ना कोई उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर लेके जाने का और वहाँ से उत्तर लाने का काम कोई ना कोई तो करेगी। कोई ना कोई कोशिका तो ऐसा होगी ना अपने शरीर के अंदर जो इस पूरे कार्य को संपन्न करेगी। तो उन्हीं कोशिका के बारे में और उसी तंत्र के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि है आपके तंत्रिका कोशिका। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? तंत्र को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है, क्योंकि आप अपने दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हो कि कैसे आपका दिमाग काम करता है, कैसे आपके दिमाग तक चीज़ें पहुँचती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होती है? दिमाग तो हमें पता है कि हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो इस खोपड़ी के अंदर है। फिर इसके बाद जो पीछे से हमारी ये निकली रहती है उसको अपन क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। तो आपके तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, आपके संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी अंग का यहाँ पर क्या मतलब है? संवेदी अंग अपन कहते हैं अपने शरीर में उपस्थित ऐसे अंग जो बाहर से आवेगों को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ को तुम देख पा रहे हो, जैसे कि मुझे देख पा रहे हो, मेरी जो ये क्लास है उसको आप देख पा रहे हो, तो अपने प्रकाश की वजह से देख पा रहे हो। अब किसके द्वारा देख रहे हो? तो आपकी आंखों के द्वारा। तो आंखों ने क्या किया? उस प्रकाश का जो भी बाहर से आवेग है उसको ग्रहण किया, यानी कि आंख अपना क्या हो गई? संवेदी अंग हो गई। अगर अपन बात करें आंख के बाद, यहाँ पर आप किसी रोड से जा रहे हो या किसी घर के पास से गुजर रहे हो, बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है, उस खुशबू का पता कैसे चला? अब जैसे तुम खुशबू सूंघते हो, तुम्हें अगर जानी पहचानी महक लगती है, फिर आपने पहली बार सूंघी होती है उसको, तो आपके मुंह में पानी आता है, अगर आपको पसंद हो वो। तो होता है ऐसा। तो मुंह में पानी आना भी तो एक प्रतिक्रिया है ना, किस क्रिया के प्रति? जो आपने सूंघी है खुशबू। तो अपने नाक ने उस चीज़ को ग्रहण किया है, तो इसीलिए नाक अपना संवेदी अंग हो गया। तीसरी चीज़ अगर अपन बात करें यहाँ पर, अपने कान, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई सीरियल चल रहा है या कोई बात कर रहा है कोई, तो किसी भी चीज़ को आप सुन पा रहे हो, जो भी कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो उनको अपने कानों के थ्रू आप सुन पा रहे हो। तो यहाँ पर कान आपके क्या हो गए? संवेदी अंग हो गए। अगर अपन बात करें अपनी जीभ की, तो अपनी जीभ दूसरों के काम में टांग अड़ाने के साथ साथ स्वाद का भी पता लगाती है ना। देखो कि ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ तीखी है ना, खाने से पता चल जाता है अपन को। यानी कि इस चीज़ का पता कौन लगा रहा है? अपनी जीभ लगा रही है, तो जीभ भी अपना संवेदी अंग हो गया। बात करें अपनी त्वचा की,
तो देखो, जैसे ही आप किसी भी गर्म चीज़ को छूते हो तो आपको महसूस हो जाता है कि ये चीज़ गर्म है। जैसे किसी बहुत ठंडी चीज़ को आप छूते हो, आपको महसूस हो जाता है कि ये चीज़ ठंडी है, तो आप फट से अपना हाथ हटा लेते हो अगर कोई गर्म वस्तु है तो। अपनी त्वचा जो है वो भी एक तरीके से बाहर से इन आवेगों को ग्रहण कर रही है, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है। इनको पता चल पा रहा है कि इससे हमें सुनाई दे रहा है, इससे हमें टेस्ट का पता लग रहा है, इससे हमें खुशबू का पता लग रहा है ना। तो यहाँ पर त्वचा भी आपका क्या हो गया, संवेदी अंग हो गया। तो हम इन संवेदी अंग के अंदर इन पांचों को पढ़ते हैं जो ये एक एक पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, तो आपके ये सब मिलके क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन कौन, एक आपका मस्तिष्क हुआ, तो यहाँ पर आपके ये जो खोपड़ी आपको दिख रही है ये क्या है, मस्तिष्क। इसके बाद आपके मेरुरज्जु, तो पीछे की साइड जो जा रही है ना आपके, वो क्या है, पीछे की साइड से जा रही है इधर मेरुरज्जु। ठीक है, इसके बाद आपके संवेदी अंग ये हो ही गए, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और आपके तंत्रिकाएं, तो आपको ये जो छोटी छोटी अपने शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी तंत्रिकाएं मौजूद होती है जो इन सारे संदेशों को आपके दिमाग तक लेकर जाएगी और उस दिमाग से क्या प्रतिक्रिया करनी है उसको वापस लेकर आएगी। तो यहाँ पर ये सब मिलके आपके क्या बना लेते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के द्वारा संपादित करता है। देखो, आपके अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां मौजूद होती है जो किसी न किसी विशेष प्रकार का हार्मोन या फिर किसी न किसी विशेष प्रकार का रस का स्रावण करती है, जो कि क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को एक तरीके से इसके साथ, तंत्रिका तंत्र के साथ कार्य करके समन्वित रखता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर 3 ग्रंथियां मौजूद होती है, अपनी हाइपोथैलेमस है, अपनी पीनियल काय ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। ये ऐसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करेगी। जैसे पीयूष ग्रंथि अपना एक वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है जो कि हमारी वृद्धि में सहायक होता है। इस प्रकार से हर एक हार्मोन का एक काम होता है। तो यहाँ पर ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती हैं। हार्मोन रक्त में सीधे स्रावित होते हैं। जो हमारा रक्त है, जो हमारे शरीर के अंदर पूरा बह रहा है, उसमें सीधे अपने हार्मोन स्रावित हो जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के संचार, संगठन और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण, उसका समन्वय कैसे होना है, उसका संचालन कैसे होना है, उसका संगठन कैसे होना है, ये दोनों मिलकर आपके क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों मिलके आपके शरीर का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। दोनों आपस में मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर एक टीम की तरह कार्य करते हैं। जैसे एक टीम में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि इंडिया की एक टीम ले लीजिए क्रिकेट की, उसमें सारे खिलाड़ी, कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, यानी कि सब किसी न किसी चीज़ में माहिर होते हैं। ऐसे ही आपका अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर एक टीम की तरह कार्य करेंगे और हमारे सभी कार्य, जैसे कि शारीरिक कार्य हो गया, आपको कोई भी काम करना है, जैसे कि मुझे हाथ उठाना है, मुझे लिखना है, तो मेरा दिमाग उसके लिए काम करेगा। अब मैं जो है, मेरे शरीर की वृद्धि हो रही है तो उसके लिए वृद्धि हार्मोन चाहिए, जो कि अंतःस्रावी तंत्र में जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्थापित होगा। वैचारिक प्रक्रिया, यानी कि आपके दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, दिमाग में ही तो आ रहा है ना। वो दिमाग किससे संबंधित है, अपना तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। एवं भावनात्मक व्यवहार का नियंत्रण व समन्वय करते हैं। भावनात्मक व्यवहार का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि अब होता है कि किसी को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि बहुत जल्दी रोना आ जाता है। कभी कभी होता है कि अपने दिमाग में अपन कहीं घूमने गए, वहाँ की कोई सीनरी है जो अपने दिमाग में रह गई, तो वो दिमाग में ही रह गई, होता है ना ऐसा। तो ये सब जो अपना व्यवहार है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है, अपने दिमाग के अंदर ही नियंत्रित होता है। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो आपका तंत्रिका तंत्र है और साथ के साथ आपका जो अंतःस्रावी तंत्र है, ये दोनों साथ में काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो देखो, आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपके मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आता है,
और जो अंतःस्रावी तंत्र है उसमें सारी आपके ग्रंथियां आती है जो कि हार्मोन स्रावित करती है। तो अपने जो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मस्तिष्क आता है ना, उस मस्तिष्क में ऐसे भाग होते हैं वो जो कि आपके मस्तिष्क का भाग भी होते हैं और ग्रंथि की तरह कार्य भी करते हैं। तो भाई एक तो पूरा का पूरा नियंत्रण रखेंगे और हार्मोन भी स्रावित करेंगे। तो यानी कि ये दोनों मिलके एक टीम की तरह क्या कर रहते हैं, कार्य करते हैं। आगे बात समझ में यहाँ पे। चलिए देखिए आगे, तंत्रिका तंत्र और ये दोनों ने मिलके ये काम कर लिया। एक और प्रकार की क्रिया होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। देखो जब अपन क्रियाओं को पढ़ते हैं, जो भी क्रियाएं अपन करते हैं उनको अपन 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणी होती है? देखो, एक होती है अपनी ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरी अपनी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरी अपनी होती है अनैच्छिक क्रियाएं और तीसरी जो होती है वो होती है अपनी प्रतिवर्त क्रियाएं। ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर होता है? ऐच्छिक क्रिया का मतलब है जो हम अपनी मर्जी से कर सके। मेरा मन पड़ा मैंने लिख दिया, आपका मन पड़ा आपने खाना खा लिया, आपका मन पड़ा आप चलने लग गए, यानी कि जिन पे हमारा नियंत्रण होता है उन्हें अपन कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर? जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि हमारे दिल धड़कने पर क्या हमारा नियंत्रण है? नहीं, वो तो ऐसे ही चलेगा। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए उत्सर्जन के लिए जैविक प्रक्रिया हो रही है, श्वसन के लिए हो रही है और पाचन के लिए हो रही है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाएं हो रही है, क्या उन पे हमारा नियंत्रण है? नहीं ना। ये सब कहने की बात है कि मेरा दिल रुक जाएगा, मैं अपने दिल को रोक दूंगा या किसी के दिल को रोक दूंगा। कोई किसी का दिल नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें अपन कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तीसरी हम बात करते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की। प्रतिवर्त क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है, देखो जो आपके अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं, इनका जो आपका प्रतिक्रिया आएगी वो कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके मस्तिष्क से। कि भाई आपकी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हैं जैसे आपके संवेदी अंग है, उन्होंने संवेदनाओं को ग्रहण किया, फिर आपके जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उन संवेदनाओं को, उन सिग्नल्स को कहाँ पर लेके जाएगी? मस्तिष्क में। फिर मस्तिष्क से उसका आंसर, उसका उत्तर लेकर आएगी आपके दूसरी तंत्रिका कोशिकाएं। लेकिन प्रतिवर्त क्रियाओं में क्या होता है? ये अचानक से होने वाली प्रतिक्रियाएं जिनमें आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है, गर्म पानी भरा, ठीक है, गर्म पानी भरते ही जब कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, अपन उंगली दे के देखते हैं, फट से हाथ हटाते हैं, अपने को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। या फिर कोई गर्म बर्तन रखा हो, अपन को ध्यान नहीं दिया, अपन को लग रहा है ठंडा है, पतीला उठा लिया, फट से अपन उसको छोड़ देते हैं। यानी कि इसमें हमें इस चीज के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ा? क्या नहीं, हमारे दिमाग तक ये जाने से पहले ही कहाँ जाएगा? मेरु रज्जु से ही क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा उत्तर आ जाएगा कि इसके अगेंस्ट ये प्रतिक्रिया आपको करनी है। आपको सोचने का वक्त थोड़ी मिलेगा। आपने गर्म पानी में हाथ डाला तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि अब हटाऊं कि नहीं हटाऊं, जल रहा है ला हटा लेते हैं। नहीं, आप फट से उसको हैंड टू हैंड हाथ को हटाते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपना प्रतिक्रिया आएगी, किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो आती है वो कहाँ से आती है? अपने मेरु रज्जु से आती है। ठीक है, देखिए एक और प्रकार की क्रिया होती है जिसे प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं, जो कि अधिकांशतः किसी आवश्यक या खतरे की स्थिति में संपादित होती है। उदाहरणार्थ, किसी गर्म वस्तु के छू जाने पर हाथ का तत्काल पीछे खींच लेना, इसको अपन क्या कहते हैं? आपके यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली निर्भर करती है किसी और आंतरिक अथवा बाह्य उद्दीपन को महसूस करके उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शा के। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ सुनी, आपने कोई गाना सुना, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा तो आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ की खुशबू सूंघी, खुशबू सूंघी, आपका नाक जो हो क्या हो गया? संवेदी अंग हो गया। खुशबू सूंघना यानी कि आपको कोई ना कोई संवेदना मिल गई, कोई ना कोई आवेग मिल गया। अब आपके मुंह में लार आनी चालू हो गई। क्यों?
क्योंकि आपको वो खुशबू पसंद है, वो खाने की चीज़ आपको पसंद है, इसीलिए। तो यहाँ पर उसके प्रति, बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या हो गया, हमें प्रतिक्रिया हमारे मस्तिष्क के द्वारा की गई। उद्दीपन का मतलब, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, देखो उद्दीपन को अपन कहते हैं कि कोई भी बाहर से संदेश अपन को मिल रहा है, चाहे अपने शरीर के अंदर से मिल रहा है, चाहे बाहर से मिल रहा है। जैसे कि अपने कानों के लिए संदेश कैसे मिलेगा, किसी आवाज को, किसी ध्वनि को सुन के। आंखों को संदेश कैसे मिलेगा, किसी प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को देख के। नाक को संदेश कैसे मिलेगा, अपने उद्दीपन कैसे मिलेगा, किसी चीज की स्मेल को सूंघ के। आपके जीभ को संवेदन कैसे मिलेगा, आपके जो स्वाद है उसको टेस्ट करके, ठीक है, किसी भी चीज को खा के। तो ये उद्दीपन का मतलब यही है कि जो हमें बाहर से कोई भी संदेश मिल रहा है, सूचना मिल रही है, जिसके प्रति हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उसे अपन कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर उद्दीपन किसे कहा जाता है, यह एक कारक या आसपास के वातावरण में होने वाला परिवर्तन है जो शरीर में प्रतिक्रिया आरंभ करवाता है। हमने किसी चीज को सूंघा तो हमारे मुंह में लार आनी चालू हुई, यानी कि आपके उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई। किसी चीज को सुना, अपन को अच्छा लगा, हमने उसके प्रति प्रतिक्रिया की। किसी चीज को देखा, हमें कुछ समझ में आया, उस चीज के प्रति हमने प्रतिक्रिया की। तो ये उद्दीपन का मतलब क्या है, जो कि हमारे अंदर प्रतिक्रिया आरंभ करवाता है। ये उद्दीपन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक, श्रवण, रासायनिक। शारीरिक का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि स्पर्श, चुभन और दबाव, कि आपने किसी भी चीज़ को छुआ या फिर कोई भी चीज़ आपको छू गई। जैसे आप सुई ले ली, मैंने एक सुई आपके स्किन पे, आपकी त्वचा पे मैंने ऐसे चुबो दी, तो आपको महसूस हुई वो, तो वो शारीरिक हुई। श्रवण का मतलब क्या है, कि जैसे आप मेरी आवाज़ को भी सुन पा रहे हैं। रासायनिक का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसी केमिकल, कोई भी रसायन की वजह से आपको पता चले। प्रकाशीय ऊष्मा, जैसे कि आपके त्वचा को पता चले ऊष्मा के बारे में, प्रकाश के बारे में पता चले आपके आंखों के द्वारा। और ठंड या विद्युतीय हो सकती है। तो ये आपके उद्दीपन जो है वो तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारा दिमाग तक चीज़ें कैसे पहुँचती हैं, कौन कौन इसमें जो है भाग लेता है ना। देखो तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र की एकल कोशिकाएं पूरे शरीर में परस्पर व अन्य ऊतकों के साथ सूचना प्राप्ति और संचारण का कार्य संपूर्ण शरीर में करती हैं। अब देखो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, इनका क्या काम होता है। तंत्रिकाएं, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी तंत्रिका की, ठीक है। देखो तंत्रिकाएं होती है जो क्या करा, सबसे पहले हमारा जो संवेदी अंग है, जैसे कि मान लो कोई भी संवेदी अंग, नाक, कान, आँख, कोई भी संवेदी अंग, वहाँ से संवेदना उद्दीपन उसने ग्रहण किया। अब क्या होगा कि वहाँ से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं, कुछ संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, आपके संवेदी तंत्रिका, इनको अपन क्या बोलेंगे, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। ये क्या करेगी, उस उद्दीपन को ग्रहण करके कहाँ तक लेकर जाएगी, हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाएगी। तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं गई मस्तिष्क तक। अब उस मस्तिष्क से मेरुरज्जु से होता हुआ उस चीज के प्रति प्रतिक्रिया आएगी। उस प्रतिक्रिया को लेकर कौन आएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। उस प्रतिक्रिया को लेकर आई कहाँ तक, उस संवेदी अंग तक, ठीक है। और अपन ने उसके प्रति क्या कर दी, प्रतिक्रिया कर दी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपस में मिलके क्या करती हैं, इस पूरे संचारण का कार्य करती हैं। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट, कोशिकाकाय और तंत्रिका तंतु। देखो जो हमारे तंत्रिका तंत्र कोशिका है उसके 3 भाग अपन बनाते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र कोशिका के, देखो, या फिर अपन इसको तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट, दूसरा आपका होता है कोशिकाकाय, और तीसरा भाग जो आपका होता है वो होता है एक्सॉन, ठीक है। देखो डेंड्राइट्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कुछ जो है आपके
बहुत सारे ऐसे तार से निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपके क्या है, इन्हें अपन कहते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट का काम क्या होता है, इन डेंड्राइट का काम होता है कि जो भी उद्दीपन आ रहा है, जो भी संदेश आ रहा है, उसको ग्रहण करने का, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना जो ग्रहण करेगा फिर आगे लेकर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, आपके उस उद्दीपन को ग्रहण करेंगे। फिर आपके ये वाला जो भाग है जिसके पास केंद्रक है, इसको अपन कहते हैं कोशिका काय। ये कोशिका काय, यहाँ से जब ये आपके डेंड्राइट किसी भी उद्दीपन को ग्रहण कर लेंगे, संदेश को ग्रहण कर लेंगे, तो क्या होगा, ये आपके एक जो विद्युत आवेग है वो उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर ये विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ। फिर ये जो लंबी सी आपको दिख रही है, ये आपके क्या होती है, इसको अपन कहते हैं एक्सॉन। ये क्या है, आपके एक्सॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ से होता हुआ ये जो अपना सूचना है वो आगे जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर 1, 2 या 4, 5 ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं हों। जितने आसमान के अंदर तारे हैं उतने आपके शरीर के अंदर क्या है, ऐसे क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये क्या करती है, एक तंत्रिका कोशिका ने ये कोई भी संदेश ग्रहण किया, उद्दीपन ग्रहण किया, वो आगे जाएगा। फिर इसका जो एंड वाला पार्ट होता है, इसके यहाँ पर फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका इस तरीके से लगी रहती है। उसके डेंड्राइट वाले भाग क्या करेंगे, उस संदेश को ग्रहण कर लेंगे। इस तरीके से ये जुड़ती हुई आपके मस्तिष्क तक जाती है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपके पूरे शरीर के अंदर सिर्फ एक तंत्रिका कोशिका होती है या 2 होती है। जितने तारे उतने आपके तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है। देखिए, तो आपके ये वाला जो भाग होता है इसे अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्सोन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हर एक भाग के काम अपन देख लेते हैं। ये आपके किसका जो डायग्राम है, चित्र है, वो दिया गया है। ये आपके एक तंत्रिका कोशिका जिसे अपन न्यूरॉन कहते हैं उसका एक चित्र है। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है आपके, तो ये है अपने डेंड्राइट्स। क्या है, डेंड्राइट। ये डेंड्राइट का क्या काम होगा, कोई भी उद्दीपन को, कोई भी संदेश को, कोई भी सिग्नल को ग्रहण करने का। ये जो बीच वाला भाग है ये अपना कौन सा है, कोशिका काय। इसके पास क्या होता है, एक केंद्रक होता है, बड़ा एक केंद्रक होता है इस कोशिका काय के पास। आपके सिग्नल ग्रहण किया, फिर आपके क्या हो गया, वो जो सिग्नल है वो विद्युत आवेग में परिवर्तित हुआ, फिर आगे जाता हुआ। तो ये जो आपको लंबी सी नजर आ रही है इसे अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन कहा जाता है। इस एक्सॉन के ऊपर ये नीली आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को अपन क्या कहते हैं, माइलिन आवरण कहा जाता है, ठीक है। जहां जहां पर अब आप देख रहे होंगे कुछ कुछ जगह पर ये आवरण नहीं है बीच बीच में, तो जहां पर ये आवरण नहीं होता उसे अपन क्या कहते हैं, रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनवियर नोड कहा जाता है, जहां जहां पर ये आपका माइलिन का आवरण नहीं होगा। अब क्या हुआ कि ये डेंड्राइट्स है, इन्होंने जो आपके संदेश है, उद्दीपन है, उसको ग्रहण किया, वो अपने बदल गया विद्युत आवेग में। अब आगे जाएगा एक्सॉन से होता हुआ, इसका जो ये भाग है लास्ट वाला यहाँ पर पहुंचा। अब इसके जस्ट बाद दूसरा तंत्रिका जो है कोशिका लगी रहती है, उसके डेंड्राइट क्या करेंगे, इस उद्दीपन को ग्रहण करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ऐसा नहीं है कि इसने उचक्का के दे दिया दूसरे वाले को, ले सिग्नल ले ले। इनमें ये जो संदेश है जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगा, ना तो कोई बस से जाएगा ना कोई गाड़ी से जाएगा, इनके बीच में एक प्रक्रिया होगी जिसे अपन कहेंगे सिनेप्सिस। उसको अपन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, पहले इसके भागों के कार्य देख लेते हैं। देखिए डेंड्राइट, ये तंत्रिका कोशिका से निकले कोशिका द्रव्यी प्रलंब है जो कि क्या करेंगे, आवेग को ग्रहण करेंगे, और एक रासायनिक क्रिया होती है जो विद्युतीय आवेग पैदा करती है। तो आपके ये जो आवेग आया है ये विद्युत आवेग में परिवर्तित होगा। यह आवेग संपूर्ण कोशिका काय में संचारित हो जाता है। तो पूरा जो अपन का कोशिका काय है जिसके पास केंद्रक है उसमें संचारित हो जाएगा। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य से घिरा एक क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक। तो बताया आपको जो नाभिक था इतना बड़ा, वो क्या है आपका केंद्रक। इस काय में बाकी कोशिकाओं के जैसे ही सभी कोशिका अंग होते हैं। जैसे कोशिका अंग मैंने आपको बताए थे जब चैप्टर पढ़ाया था कोशिका वाला, उसमें बताए थे ना कोशिका अंग कि आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं। कोशिका काय तंत्रिका आवेग को
तंत्रिका तंतु तक संचालित करता है, यानी कि अपना जो पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन से होता हुआ तंत्रिका तंतु तक वो आवेग जाएगा। थर्ड जो भाग आता है वो क्या है, आपका एक्सॉन है। तंत्रिका जो कोशिका है उसका तीसरा भाग अपना एक्सॉन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु कहते हैं। तो कोशिका काय से निकलने वाली एक शाखा अन्य की तुलना में काफी लंबी होती है। तो अपन ने जो लंबी वाली देखी इस तरीके से जा रही थी, वो क्या थी, आपकी एक्सॉन। इसे तंत्रिका तंतु या एक्सॉन कहा जाता है। अधिकांश तंत्रिकाओं में यह वसा आच्छाद द्वारा आच्छादित होता है, जिसे अपन न्यूरोलेमा कहते हैं। तो अपन ने इस तरीके से देखा था, इसे अपन ने क्या कह दिया, न्यूरोलेमा या फिर माइलिन आवरण कह दिया। बीच बीच में जहां पर यह आच्छाद नहीं होता उसे अपन क्या कहते हैं, रेनवियर के पर्व या रेनवियर नोड कहते हैं। तो यहाँ पर देखा था, जहां जहां पर नहीं था उसे अपन ने क्या कह दिया, रेनवियर नोड या फिर रेनवियर पर्व कह दिया। ठीक है, देखिए न्यूरोलेमा की अनुपस्थिति में रेनवियर की ग्रंथि विद्युतीय क्रिया उत्पन्न करेगी और तंत्रिका आवेग के संचार में सहायक होगी। तो देखो ये क्या है, अपने डेंड्राइट है, ये क्या है, डेंड्राइट। ये का क्या है, कोशिका काय, जिसके पास क्या है, एक केंद्रक है। ये जो अपना लंबा सा जा रहा है इसको अपन ने क्या कह दिया, एक्सॉन। इसके ऊपर ये आवरण है, जिस आवरण को अपन ने क्या कहा, माइलिन आवरण या न्यूरोलेमा कह दिया। जहां जहां पर ये आवरण नहीं है उसे अपन ने क्या कह दिया, रेनवियर पर्व कह दिया। अब जहां पर ये माइलिन आवरण नहीं है उसकी वजह से जो रेनवियर की ग्रंथि है वो विद्युतीय क्रिया उत्पन्न करेगी और तंत्रिका आवेग के संचार में सहायक होगी। एक्सॉन के, ये एक्सॉन का क्या है, अंतिम भाग है। तो एक्सॉन के अंतिम भाग में फूले हुए सिरे होते हैं जिसमें एक तंत्रिका प्रेषी रसायन होता है। तो ये आपको जो फूले हुए सिरे दिख रहे हैं ये क्या है, इस जो एक्सॉन है उसका आखिरी भाग होता है। इसमें क्या होते हैं, तंत्रिका प्रेषी न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर होंगे तभी आपका संदेश एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका पर जा पा रहा है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, एक्सॉन के बल्ब, जैसे कि ये आपका एक्सॉन है, इस तरीके से आपके छोटे छोटे उसमें क्या है, बल्ब हैं। ठीक है, अब अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के समीप स्थित होते हैं। जैसे कि आपके ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसके ये एक्सॉन बल्ब है। अब दूसरी तंत्रिका कोशिका का तो क्या होगा, डेंड्राइट वाला भाग ही आएगा ना इधर, ये डेंड्राइट, क्योंकि यही तो सिग्नल को ग्रहण करेंगे, यही तो आवेग को ग्रहण करेंगे ना। तो यहाँ से निकल के ये यहाँ जाएगा। इसके समीप स्थित होते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की संधि को अपन अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेप्स कहते हैं। देखो यहाँ पर यह आपके दो तंत्रिका कोशिकाएं बताई गई है। ये एक तो पहली वाली तंत्रिका कोशिका है और ये आपके दूसरी वाली तंत्रिका कोशिका है। अब पहली वाली तंत्रिका कोशिका का ये कौन सा भाग हो गया, आपके तंत्रिका तंतु का आखिरी भाग है। और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग हो जाएगा, ये वाला जो सिग्नल ग्रहण करेगा उसे अपन कह देंगे डेंड्राइट। ठीक है, अब देखो इनके बीच में इस संधि को अपन ने क्या कहा, सिनेप्स। तो ये आपको नजर आ रहा है, इसको अपन ने क्या कहा, सिनेप्स। जैसे कि अगर अपन बात करें किसी ब्रिज की, तो अपन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपन किसी पुल पे चढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इसको आप क्या मानिए, पुल मानिए, कि यहाँ से ये संदेश इसमें आएगा इस पुल के थ्रू, जिसे अपन ने क्या कह दिया, सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स पर पहली तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के सिरे तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के मध्य थोड़ा सा स्थान होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार। अब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे लगे रहेंगे। इनके बीच में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा स्थान होगा, जिसे अपन ने क्या कह दिया, सिनेप्टिक दरार कह दिया। क्या कहेंगे, सिनेप्टिक दरार कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपके सिनेप्टिक दरार है। इन दोनों के बीच में जो संधि हो रही है उस संधि को अपन ने क्या नाम दे दिया, सिनेप्स नाम दे दिया। ठीक है, चलिए देखिए
शरीर में उपस्थित लाखों तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अनेक क्या होते हैं, सिनेप्स होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जितने आसमान के अंदर तारे उतने तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। एक तंत्रिका कोशिका दूसरे से, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथी से, ऐसे जुड़ती हुई पूरी मस्तिष्क तक जाती है, मस्तिष्क से वापस आती है। ठीक है, आवेग सिनेप्स में से गुजर कर एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचता है। जैसे कि ये पहली तंत्रिका कोशिका है, यहां से निकला और यहां पर दूसरी वाली पर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो संधि हो रही है उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, सिनेप्स नाम दे दिया। और जो थोड़ा सा गैप है उसको अपन ने क्या कह दिया, सिनेप्टिक दरार नाम दे दिया। क्या कहा, सिनेप्टिक दरार नाम दे दिया। ठीक है, जब कोई आवेग एक तंत्रिका कोशिका के सिरे तक पहुंचता है तब तक तंत्रिका प्रेषी रसायन का विमोचन सिनेप्स के सिनेप्टिक दरार में होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सॉन का लास्ट वाला भाग होता है उसमें ऐसे बल्ब होते हैं, उनमें आपके क्या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब जब ये आवेग एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा रहा है, इस वाली तंत्रिका कोशिका से इसमें जाएगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, सिर्फ फट जाते हैं। जैसे कोई थैली है वो जाके फट जाती है ना, ऐसे ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जाके उधर फट जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका विमोचन सिनेप्स के सिनेप्टिक दरार में। तो ये जो दरार है ना, इसमें जाके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो फट जाते हैं, तभी आपके आवेग एक से दूसरे पर जा पाएगा। ठीक है, देखिए, जो तंत्रिका आवेग को एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने में सहायता करता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं और ऐसा ही विद्युतीय आवेग अगली तंत्रिका कोशिका में पैदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली तंत्रिका कोशिका में सेम ऐसा विद्युत आवेग पैदा करेंगे। अंततः आवेग तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं में पहुंचता है, उदाहरण अपेक्षित प्रतिक्रिया के लिए पेशियों या ग्रंथियों में। आई के नहीं आई यहाँ पर आपको बात समझ में? तो ये हुआ अपना क्या, तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा सा परिचय। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है, इसके तंत्रिका कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए, तंत्रिका तंत्र अपना क्या है कि जो बाह्य उद्दीपन या फिर आंतरिक उद्दीपन को ग्रहण करके उसके प्रति प्रतिक्रिया करे, उसे अपन क्या कहते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये जो तंत्रिका तंत्र है किसके साथ मिलकर कार्य करता है, अंतःस्रावी तंत्र के साथ। ये दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं टीम की तरह। अब उद्दीपन क्या होते हैं, कोई भी ऐसे अपने या तो शरीर के अंदर या बाहर होने वाले परिवर्तन है। अब ये शारीरिक भी हो सकते हैं, आपके रासायनिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से उद्दीपन आपको मिलते हैं। संवेदी अंगों की बात करें तो आपके नाक है, आँख है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये आपके संवेदी अंग है। बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की, तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग है अपने, कौन कौन से, डेंड्राइट, कोशिकाकाय और एक्सॉन। डेंड्राइट का क्या काम होता है, आपके जो भी आवेग है उनको ग्रहण करने का। जो कोशिका काय है उसके पास एक बड़ा केंद्रक होता है जिसके पास सारे कोशिका अंग होते हैं। बात करें अब यहाँ पर अपन किसकी, कि जो कोशिका काय है उसका क्या काम है, तो डेंड्राइट ने जो आवेग ग्रहण किया है वो कोशिका काय के अंदर जो आपके विद्युत आवेग में परिवर्तित होता है। फिर आपके एक्सॉन से होता हुआ ये दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है वहां तक ये आवेग जाता है। एक्सॉन के लास्ट वाले भाग में आपके कुछ बल्ब जैसी संरचना होती है, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जब आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका पे जाता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका विमोचन हो जाता है, तभी जाके आवेग आपके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जा पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपने तंत्रिका कोशिका का परिचय। मिलेंगे अपन अगली क्लास में इसी चैप्टर के आगे के पार्ट के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यस, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।